जब राजा राम कुशवाहा की पहचान औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले नेता के रूप में हुआ करता था। ये लोग खूनी क्रांति लाना चाहते थे देश में, इसलिए राजा राम कुशवाहा को चुनाव निर्दलीय लड़ना पड़ा। सभी राजपूत एकजुट रह करके सुशील कुमार सिंह को वोट क्यों नहीं दिए, और अभय कुशवाहा को इसी का फायदा हुआ। संविधान के विपरीत जाकर IPF को खत्म कर दिया गया। इसके बाद लालू यादव प्रमुख भूमिका निभा रहे थे जातीय रंग देने में नक्सल आंदोलन को। इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए, जब इन्हें RJD के साथ साथ पवन सिंह का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिला। CPI ML ने अब संविधान में अपने बदलाव कर दिया। राजा राम कुशवाहा का ये वोट इसलिए घट रहा था क्योंकि बंदूक के सहारे की जा रही जो संघर्ष है उसके साथ साथ वो संसद के सहारे, चुनाव के सहारे भी संघर्ष को जारी रखना चाहते थे। सवर्ण लोग जो थे वो लालू यादव के खिलाफ नक्सली नेताओं का भी साथ देने के लिए तैयार हो गए और 2024 में ये मौका उन्हें इंडिया अलायंस की तरफ से मिल गया। फिलहाल तो राजा राम कुशवाहा बाजी मार चुके हैं। राजा राम कुशवाहा या फिर यूं कह ले राजा राम सिंह कुशवाहा या फिर राजा राम सिंह, सिर्फ क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो ये एफिडेविट देते हैं उसमें ये सिर्फ अपना नाम राजा राम सिंह ही लिखते हैं, और आज से नहीं 1985 से लगातार इलेक्शन लड़ रहे हैं ये, और उसमें राजा राम सिंह ही नाम इनका लिखा जाता है। तो राजा राम सिंह या राजा राम सिंह कुशवाहा को आज भले ही लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को हरा करके सांसद बनने वाले नेता के रूप में जानते होंगे, लेकिन एक समय था 1980 का दशक था जब राजा राम कुशवाहा की पहचान औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों के खिलाफ या फिर यूं कह ले कि जमींदारों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले नेता के रूप में हुआ करता था, क्योंकि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर ज्यादातर जमींदार राजपूत ही हैं। इसलिए राजपूत के खिलाफ बिगुल फूंकना कहिए या फिर जमींदारों के खिलाफ कहिए, बात एक ही है। इसलिए अगर राजा राम कुशवाहा के खिलाफ राजपूत वोटरों ने अगर उपेंद्र कुशवाहा की जगह पवन सिंह का साथ दिया है तो इसका तार सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि पवन सिंह राजपूत हैं और राजपूतों को सपोर्ट करने के लिए, राजपूत कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए सभी राजपूत एकजुट होकर के, एकमुश्त होकर के पवन सिंह को वोट कर दिए, बल्कि काराकाट के राजपूतों ने एकमुश्त पवन सिंह को वोट इसलिए भी किया क्योंकि राजा राम कुशवाहा के प्रारंभिक राजनीतिक जीवन का जो छवि है वो जमींदार विरोधी है, राजपूत विरोधी है, या फिर राजपूतों जमींदारों के वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता के रूप में इनकी पहचान है। वरना अगर बात सिर्फ राजपूत एकजुटता की होती तो फिर काराकाट लोकसभा क्षेत्र के पड़ोसी औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जिससे अलग होकर के 2008 में काराकाट लोकसभा क्षेत्र बना था, उस औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में सभी राजपूत एकजुट रह करके सुशील कुमार सिंह को वोट क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं उनको जिताए, कैसे अभय कुमार कुशवाहा वहां पे जीत गए उनके खिलाफ, क्यों ऐसा हुआ कि आजादी से लेकर के आज तक बिहार के राजपूतों का एकमात्र अभेद किला औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र इस बार परास्त हो गया, टूट गया। अभय कुशवाहा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के पहले गैर राजपूत सांसद हैं और पहले गैर राजपूत नेता भी आप कह लें लोकसभा के स्तर पे। अभय कुशवाहा इसलिए भी जीते क्योंकि औरंगाबाद क्षेत्र में अभय कुशवाहा की जो छवि है वो राजपूत विरोध की नहीं है, वो JDU के नेता थे और सवर्णों के साथ इनके अच्छे संबंध हुआ करते थे। दूसरी तरफ सुशील कुमार सिंह का विरोध कर रहे कई राजपूत नेता ने गुप्त रूप से या फिर कह लें कि पीछे से भीतरघाती करके लेकिन अभय कुशवाहा का समर्थन किया है। अगर अभय कुशवाहा का समर्थन नहीं भी किया है तो सुशील कुमार सिंह का विरोध जरूर किया, उनके खिलाफ वोटिंग जरूर कराया गया, उनके विरोध में प्रचार राजपूत नेताओं ने कई ने किया है, और ये समर्थन सिर्फ और सिर्फ सुशील कुमार सिंह के मनमानी को रोकने के लिए क्षेत्र में किया गया राजपूत नेताओं के द्वारा। लोकसभा चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से कद्दावर राजपूत नेता और संघ RSS के पुराने कार्यकर्ता रामाधीर सिंह ने संघ और भाजपा में रहते हुए, NDA के साथ रहते हुए NDA के भाजपा के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह को खुलेआम चुनौती दी थी कि वो सुशील कुमार सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे, और उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप भी वो वीडियो देख सकते हैं। और अभय कुशवाहा को इसी का फायदा हुआ कि उन्हें औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा मुस्लिम यादव के साथ साथ
कुछ कुछ राजपूत मतदाताओं का भी साथ मिल गया। अगर उन्हें वो वोट नहीं किए तो कम से कम साइलेंट हो गए, वोट ही नहीं करने गए। और यही कारण है कि अभय कुशवाहा इस बार बड़ी आसानी से वहां पे लोकसभा चुनाव जीत गए। लेकिन अभय कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा यानी राजा राम सिंह कुशवाहा में थोड़ा बहुत तो अंतर है। अभय कुशवाहा के विपरीत राजा राम कुशवाहा की राजनीतिक पहचान ही जमींदार राजपूत विरोध में शुरू हुई थी, और वो भी वामपंथी नक्सली नेता के रूप में वो जाने जाते थे। राजा राम कुशवाहा अपने जीवन का पहला चुनाव 1985 में लड़े थे, बिहार विधानसभा चुनाव का। और चूंकि उस समय वो CPI-ML नक्सलियों के साथ नक्सलियों के नेता हुए करते थे, लेकिन उस समय CPI-ML प्रतिबंधित नक्सली संस्था थी जो चुनाव नहीं लड़ सकती थी। लोकतंत्र में और चुनाव में CPI-ML का उस समय विश्वास नहीं था। 74 में ये बनी, 74 या 76 में ये बनी, 1974 या 76 में, और उस समय ये चुनावी जीवन में नहीं जीते थे। ये लोग खूनी क्रांति लाना चाहते थे देश में। उनका विश्वास बिल्कुल भी लोकतंत्र और चुनाव पे नहीं था। वो देश में सत्ता परिवर्तन खूनी क्रांति के सहारे करना चाहते थे। इसलिए राजा राम कुशवाहा को चुनाव निर्दलीय लड़ना पड़ा था 1985 का। CPI-ML में रहते हुए राजा राम कुशवाहा चुनाव इसलिए लड़े क्योंकि उस दौर में यानी कि 1980 के दौर में, 70 में इसका गठन होता है, 1980 का दौर आते आते CPI-ML के भीतर ही विवाद बढ़ रहा था। और कुछ लोगों का, कुछ नक्सली नेताओं का, CPI-ML के या माले नेताओं का आंदोलन में बंदूक के सहारे की जा रही जो संघर्ष है उसके साथ साथ वो संसद के सहारे, चुनाव के सहारे भी संघर्ष को जारी रखना चाहते थे। और इन नेताओं में से राजा राम कुशवाहा जैसे कई लोकतांत्रिक नेता थे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते थे, चुनाव में शामिल होना चाहते थे। इसी मतभेद के बीच 1985 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें राजा राम कुशवाहा CPI-ML के संविधान के विपरीत जाकर के निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और सबसे अधिक वोट लाने वाले निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं ओबरा विधानसभा क्षेत्र से। ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए राजा राम कुशवाहा को कुल उस समय 12,515 वोट मिला था। बिहार समेत भारत के अन्य राज्यों में भी कई CPI-ML के नेता निर्दलीय चुनाव लड़े थे 1985 से 1990 के बीच में। इसके बाद फिर CPI-ML ने अपने संविधान में बदलाव किया। जब उनको लगा कि हमारे नेता जीत रहे हैं, जीत सकते हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने CPI-ML माले ने अपने संविधान में बदलाव किया। और उस समय उन्होंने बदलाव नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि एक नई पार्टी का गठन किया और उस पार्टी का नाम था IPF का मतलब इंडियन पीपल्स फ्रंट, जो CPI-ML की ही पार्टी थी। अभी भी अगर आप लोगों से पूछेंगे उस क्षेत्र में जाकर के या बिहार के किसी भी क्षेत्र में या फिर माले के किसी भी व्यक्ति से कि CPI-ML और इंडियन पीपल फ्रंट में क्या डिफरेंस है, बोलेंगे नहीं कोई, दोनों एक ही है। तो लेकिन CPI-ML के संविधान के विपरीत IPF के संविधान में लोगों को चुनाव लड़ने की आज़ादी थी। और इस तरह से जब 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ देश के अंदर, तो उसमें और फिर 1990 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, तो IPF यानी कि इंडियन पीपल्स फ्रंट के टिकट पे CPI-ML के कई सारे नेता चुनाव लड़ते हैं। और इसी चुनाव में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से राजा राम कुशवाहा भी IPF के टिकट पे चुनाव लड़े और लगभग 74,158 वोट लाए। उस समय 74,058 वोट, 158 वोट बहुत होता था और तीसरे नंबर पे रहे थे ये। इसी लोकसभा चुनाव में ध्यान रखिएगा इस लोकसभा चुनाव को, क्योंकि इसी लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा क्षेत्र से IPF के ही टिकट पे यानी कि माले के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए रामेश्वर प्रसाद माले के पहले सांसद बनते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर रामेश्वर प्रसाद या राजा राम कुशवाहा IPF के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन आज भी माले के लोगों से पूछिएगा कि आपका पहला सांसद कौन है, तो वो इन्हीं का नाम लेते हैं और IPF को अपनी पार्टी ही मानते हैं। 1989 के लोकसभा चुनाव में IPF की इस सफलता को याद रखिएगा, क्योंकि इस सफलता के बाद IPF या माले को अगले 35 सालों तक लोकसभा चुनाव में एक भी सफलता नहीं मिलेगी। इसके बाद 35 सालों के बाद सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव में माले को दूसरी सफलता मिलेगी, जिसमें काराकाट लोकसभा क्षेत्र से राजा राम कुशवाहा लोकसभा चुनाव जीतेंगे, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारेंगे और ये दूसरी सफलता होगी। माले को 1989 के बाद भले ही लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में राजा राम कुशवाहा IPF और माले की तरफ से चुनाव लड़ते हुए
2 बार विधायक बनेंगे, 1995 में और 2000 में बनेंगे ये 2 बार। लेकिन इस जीत के पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि 1990 का दशक आते आते बिहार में नक्सल आंदोलन खूनी क्रांति के लिए कम और जातीय संघर्ष के लिए अधिक जाना पहचान उसकी हो गई थी। और इस बदलाव में कई आरजेडी नेता प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। लालू यादव प्रमुख भूमिका निभा रहे थे जातीय रंग देने में नक्सल आंदोलन को। दूसरी तरफ कुछ पिछड़े और दलित नक्सल नेता इस नक्सल आंदोलन के स्वरूप में हो रहे बदलाव यानी कि जातीय की तरफ बढ़ने के बदलाव से असहमत थे और विरोध भी कर रहे थे। इन्हीं में से एक राजाराम कुशवाहा भी थे। 1990 के दशक में जब लालू राज में लालू यादव की पार्टी जनता दल के विधायक राम विलास यादव और उनके बेटे उमेश यादव का आतंक बढ़ा इस क्षेत्र में यानी कि ओबरा और उसके आसपास के क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के ओबरा के सवर्ण नेता जो थे या सवर्ण लोग जो थे वो लालू यादव के खिलाफ नक्सली नेताओं का भी साथ देने के लिए तैयार हो गए। और इसी में राजाराम कुशवाहा की एंट्री होती है। राजाराम कुशवाहा को सवर्ण नेता इनको सपोर्ट करते हैं। इस तरह से 1995 के राजाराम चुनाव में राजाराम कुशवाहा की जीत होती है और उसमें उस जीत में भूमिहारों ने और सवर्णों ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। इन दोनों ने इनको वोट दिया था, जिसमें रामविलास यादव और उमेश यादव और लालू यादव के खिलाफ राजाराम कुशवाहा को समर्थन किया गया था सवर्णों के द्वारा और खास करके भूमिहारों के द्वारा। इस बात को नोट करके रखिएगा क्योंकि यही राजाराम कुशवाहा 2024 के लोकसभा चुनाव में राजपूतों और भूमिहारों के खिलाफ यादव और लालू यादव के साथ गठजोड़ करके इंडिया अलायंस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और पवन सिंह जो कि राजपूतों के नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा जिनका सवर्णों के साथ अच्छे संबंध है, इन दोनों को हराएंगे। लेकिन 2024 के इस सफलता से पहले साल 1995 और 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता के बीच राजाराम कुशवाहा एक लंबा संघर्ष करते हैं। पहले 1985 में ओबरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, 12,515 वोट लाते हैं। फिर 1990 में आईपीएफ से टिकट लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, 29,000 वोट लाते हैं, जिसमें ये भाजपा कांग्रेस समेत लोकदल के सभी उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए ये दूसरे नंबर पर चले जाते हैं 90 के चुनाव में। और फिर 1995 का चुनाव आता है जिसमें कि ये लालू यादव की पार्टी जनता दल के उम्मीदवार को पछाड़ देते हैं, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, जो कि जिसमें इनको सवर्णों ने बहुत सपोर्ट किया था। और ये चुनाव ये 1-2 वोट से नहीं जीतते हैं 1995 का, बल्कि 20,379 वोटों से ये चुनाव जीतते हैं। इस बार राजाराम कुशवाहा आईपीएफ के टिकट पर नहीं बल्कि अब वो सीपीआई-एमएल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सीपीआई-एमएल ने अब संविधान में अपने बदलाव कर दिया था और अब सीपीआई-एमएल एक चुनाव लड़ने वाली, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी बन चुकी थी। इस तरह से आईपीएफ को खत्म कर दिया गया। इसके बाद अगले चुनाव में यानी कि साल 2000 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव साल 2000 में फिर से इन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को, उसी उम्मीदवार को 12,966 वोट से हराया। कम का अंतर था, पिछले बार 20 था, इस बार लगभग 13,000 वोटों से अंतर से हराया। इसके बाद फिर बिहार विधानसभा चुनाव में ये लगातार हारते रहे। 2005 में हारे, दोनों चुनाव हारे, 10 में हारे, 15 में हारे, लेकिन हर हार के बावजूद चुनाव लड़ना इन्होंने नहीं छोड़ा और अंततः इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए, जब इन्हें आरजेडी के साथ साथ पवन सिंह का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिल गया। इनको समर्थन न मिला लेकिन कम से कम जो इनके विपक्ष में वोट था उसका बंटवारा हो गया। लेकिन इस जीत से पहले राजाराम कुशवाहा 1991 का लोकसभा चुनाव, 1999 का लोकसभा चुनाव, 2004 का लोकसभा चुनाव तीनों लड़े थे और तीनों हारे थे। हालांकि राजाराम कुशवाहा ये सभी लोकसभा चुनाव हारे थे, लेकिन उनके वोटों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। साल 2004 में उन्हें 1,06,888 वोट मिले थे। इसके बाद 2008 में परिसीमन, जबकि पहला जब चुनाव इनका हुआ था, इसके पहले जब चुनाव हुआ था तो 75,000 लगभग वोट उनको मिला था। इसके बाद फिर 2008 में देश में परिसीमन हुआ और परिसीमन में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से कुछ विधानसभा क्षेत्रों को अलग करके काराकाट लोकसभा क्षेत्र बना दिया गया। हालांकि उसके पहले विक्रमगंज नाम से एक लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था और उसी को लोग कहते हैं कि काराकाट में कन्वर्ट किया गया और उस विक्रमगंज में कुछ विधानसभा जो औरंगाबाद में हुआ करता था उसको इसमें शामिल किया गया। औरंगाबाद के विपरीत, उसके बिल्कुल विपरीत काराकाट में राजपूतों का नहीं बल्कि कुशवाहों का सबसे ज़्यादा वोटर था, इसलिए
राजा राम चूंकि कुशवाहा थे तो वो औरंगाबाद से लोकसभा क्षेत्र से चुनाव छोड़ करके काराकाट से क्षेत्र से चुनाव लड़ना शुरू कर दिए। और उसके ऊपर से ओबरा विधानसभा क्षेत्र जहां से ये राजाराम कुशवाहा 2 बार 1995 में और 2000 में विधायक रह चुके थे, वो भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा हो गया था, जो पहले औरंगाबाद में परिसीमन के कारण। लेकिन काराकाट में पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा और महाबली सिंह कुशवाहा जैसे बड़े कुशवाहा जाति के नेता बैठे हुए थे, इसलिए राजाराम कुशवाहा को सफलता नहीं मिल पा रही थी लोकसभा चुनाव में काराकाट में, और वो लगातार चुनाव हार रहे थे। 2009 में भी, 2014 में भी और 2019 में भी। सिर्फ चुनाव ही नहीं हार रहे थे, बल्कि उनका वोटों का जो प्रतिशत था, वोटों की संख्या थी, वो लगातार 2009 से कम हो रही थी। जिस राजाराम कुशवाहा को साल 2004 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद लोकसभा चुनाव से क्षेत्र से लड़ते हुए 1,06,888 वोट मिला था, उसी राजाराम कुशवाहा को साल 2009 के लोकसभा चुनाव में, जब वो काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्हें मात्र 37,493 वोट मिला। और उसके बाद फिर जब वो 14 में लड़े तो और कम हो गया। फिर 2019 में जब वो लड़े तो उनको मात्र 24,932 वोट मिला था। मतलब राजाराम कुशवाहा का वोट लगातार घट रहा था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में भी राजाराम कुशवाहा को लगातार असफलता भी मिल रही थी और उनका वोटों का अंतर, वोटों जितना उनको वोट मिलता था वो वोट भी कम हो रहा था। जो राजाराम कुशवाहा फरवरी 2005 में के चुनाव में 34,700 वोट लाते हैं, हार जाते हैं वहां पे भी, लेकिन उस समय उनको 34,000 वोट मिलता है और वो मात्र आरजेडी के जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उनसे मात्र 4,000 से भी कम वोटों से हारते हैं। उसी राजाराम कुशवाहा को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ माले का गठबंधन होने के बावजूद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट तक नहीं दिया गया। उन्हें टिकट तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन इनके नसीब अच्छे थे, और नसीब अच्छे ऐसे हुए कि 20 में टिकट नहीं मिला विधानसभा का और 24 में लोकसभा का टिकट मिला, और संयोग भी ऐसा बना कि पवन सिंह खड़े हुए, वोटों का बंटवारा हुआ अपर कास्ट का, और ये चुनाव जीत गए। लेकिन उसके पहले इनका वोट लगातार लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी दोनों जगह घट रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। राजाराम कुशवाहा का ये वोट इसलिए घट रहा था क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सवर्ण पहले से ही नीतीश कुमार की पार्टी के नेता महाबली सिंह या फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ चुके थे, उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल थे। और चूंकि काराकाट में लोकसभा के स्तर पर आरजेडी का या यादव का कोई खास वर्चस्व नहीं था, इसलिए यादव विरोधी जो स्वर्ण वोटर थे वो ओबरा विधानसभा में राजाराम कुशवाहा को सपोर्ट कर देते थे। लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव विरोध का ऐसा कोई हवा नहीं था, तो वहां पे उपेंद्र कुशवाहा और महाबली सिंह के पक्ष में पहले से ही माहौल बना हुआ था। इसलिए समय के साथ राजाराम कुशवाहा ने ये समझ लिया था कि चूंकि वहां पे पहले से ही 2 कुशवाहा नेता बैठे हुए हैं, उनके रहते हुए इनको बड़ा सवर्णों का वोट मिलना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए काराकाट में राजनीति में अपनी अगर पकड़ बनानी है तभी ये संभव हो सकता है जब सवर्णों के खिलाफ यादव का साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाए। और 2024 में ये मौका उन्हें इंडिया अलायंस की तरफ से मिल गया और यही कारण मिला। मतलब जो राजाराम कुशवाहा 1995 और 2000 का चुनाव भूमिहार और सवर्ण वोटरों के सहारे जीते थे यादव के विरोध में, वही राजाराम कुशवाहा विधायक बने 2 बार, वही राजाराम कुशवाहा 2024 में सांसद बनते हैं यादव के सपोर्ट के साथ अपर कास्ट के विरोध में। अगर इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार बने रहते, अगर जनवरी 2024 में अलग नहीं होते, तो इसकी पूरी संभावना थी कि राजाराम कुशवाहा की जगह इस बार भी मौका इंडिया अलायंस की तरफ से महाबली सिंह को मिलता, या नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा को मिलता, या नहीं तो किसी जेडीयू के किसी और नेता को मिलता। राजाराम कुशवाहा को तो नहीं मिलने वाला, लेफ्ट को ये सीट नहीं जाने वाली थी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से बाहर आकर आए, राजाराम कुशवाहा का रास्ता जो है चुनाव लड़ने का साफ हो गया था, क्योंकि उस क्षेत्र में राजाराम कुशवाहा से बड़ा लीडर कोई है भी नहीं, माले के पास है, और वो चुनाव लड़े भी। आरजेडी की तरफ से यादव मुसलमान ने उनका साथ दिया, कुशवाहा वोट के से भी कुछ उनको सपोर्ट मिला और वो फिर चुनाव जीत भी गए। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजाराम कुशवाहा को सबसे अधिक जो वोट मिला है, सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर जो उनको मिला है, लीड मिला है,
वो उन 2 विधानसभा क्षेत्रों से मिला है, लोकसभा क्षेत्र काराकाट के अंदर पड़ने वाले 2 विधानसभा क्षेत्र से मिला है, जहां के विधायक आज भी यादव जाति से हैं और दोनों आरजेडी से हैं। राजाराम कुशवाहा को यादव और भूमिहार बहुल गौ विधानसभा क्षेत्र में 23,109 वोटों का लीड मिला है और यहाँ के विधायक भीम यादव यादव जाति से हैं, आरजेडी से हैं। इसी तरह से ओबरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ऋषि यादव है, वो भी यादव है और वो भी आरजेडी से हैं। यहाँ से राजाराम कुशवाहा को सबसे ज़्यादा 28,378 वोटों का लीड दिया गया था। अब माले के सहारे यादवों और कुशवाहों की दोस्ती कब तक बनी रहती है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से कुशवाहा समाज के साथ एनडीए ने छलावा किया है उसका बदला कुशवाहा समाज के लोगों ने बखूबी ले लिया है और एनडीए को बता दिया है कि कुशवाहा वोटर एनडीए की बपौती नहीं है। और यही कारण है कि महागठबंधन के कुशवाहा कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन किया है इस लोकसभा चुनाव में। और बिहार में खास करके बिहार में पिछले कम से कम 3 दशक के दौरान इतने कुशवाहा सांसद कभी भी निर्वाचित होकर के संसद में नहीं पहुंचे थे। इस साल यानी कि साल 2024 में कुशवाहा जाति के 4 सांसद जीते हैं और संसद पहुंचे हैं, लेकिन 2019 में 3 थे, 14 में 3 थे, 9 में 3 थे, 2004 में मात्र 1 ही थे और उसके पहले 4 आज तक कभी नहीं हुए थे। मतलब एनडीए से छिटकने से, एनडीए का विरोध करने से कुशवाहा को फायदा हुआ, कुशवाहा जाति के नेताओं को फायदा हुआ, कुशवाहा जाति की राजनीति में अच्छी पकड़ बनी है। चाहे ये पकड़ कितने दिन तक रहेगी, कितना दिन तक ये रहेगा कि महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से इनको जगह मिलता रहेगा, ये तो समय बताएगा कि सवर्णों से छिटक करके कुशवाहा जाति के लोग कब तक, एनडीए से छिटक करके, सवर्ण से छिटक करके कब तक उन्हें फायदा मिलता रहेगा। क्योंकि कुशवाहा उम्मीदवारों के जीत का स्ट्राइक रेट आज भी एनडीए के अंतर ज़्यादा है। एनडीए की तरफ से इस बार 5 कुशवाहा नेता को टिकट दिया गया था, जिसमें से 2 की जीत हुई और ये दोनों के दोनों जेडीयू से हैं। और इंडिया अलायंस की तरफ से इस बार 6 कुशवाहा लीडर को मैदान में उतारा गया था और उनकी तरफ से भी 2 की ही जीत हुई। उनमें से भी एक जो सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको टिकट दिया गया एनडीए से, लेकिन एनडीए की तरफ से ही आरएसएस की तरफ से या फिर कह लें सवर्णों की तरफ से, राजपूतों की तरफ से भितरघात किया गया। आरजेडी के, बीजेपी के बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग स्थानीय स्तर पर इनका, उपेंद्र कुशवाहा का साथ ना देकर के पवन सिंह का साथ दिए, जिसके कारण इनकी हार हुई। वरना अगर पवन सिंह नहीं खड़ा होते, पवन सिंह को बीजेपी से नहीं निकाला जाता, पवन सिंह जो भी होता, पवन सिंह अगर नहीं खड़ा होते वहाँ से, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की जीत लगभग तय थी। और अगर ऐसा होता तो 5 में से एनडीए की तरफ से 3 कुशवाहा इस बार चुनाव जीत जाते और इंडिया अलायंस की तरफ से 6 में से 2 जीतते, तो स्ट्राइक रेट और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन राजनीति में किंतु परंतु लेकिन का खेल नहीं होता है। फिलहाल तो राजाराम कुशवाहा बाजी मार चुके हैं, फिर चाहे वो किस्मत के सहारे मारे हों, इंडिया गठबंधन के सहारे मारे हों, यादव के सहारे मारे हों, राजपूत के सहारे, या राजपूत के अंदर फूट के सहारे, सवर्णों के अंदर फूट के सहारे, एनडीए के अंदर फूट के सहारे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थे या उनके खिलाफ जो विरोध था उसके सहारे जीते हैं, लेकिन बाजी तो वो मार चुके हैं। इसलिए आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, ऐसे पीछे की कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव का एनालिसिस खत्म नहीं हुआ और ये चलता रहेगा। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।